एवरीवन, मेरा नाम आफरीन अस्पत है एंड वेलकम है अगेन आप सबका आज के वीकली बैंकिंग, फाइनेंस, बिजनेस एंड इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर के सेशन में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, पूरे वीक के करंट अफेयर, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी एंड बिजनेस से रिलेटेड मैं आज की क्लास पे कवर करती हूँ। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ये आपका काम है। आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतने हमसे स्टूडेंट्स हमारी क्लास में जुड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, ठीक है। और शुरू करते हैं सबसे पहली न्यूज से। आरबीआई ने स्ट्रीमलाइन करा है नेट बैंकिंग। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास, अगर आप सारे के सारे स्टूडेंट जानते हो तो लास्ट मेरा लेक्चर बैंकिंग अवेयरनेस का आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ही था, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो करंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया फोर्थ कमिंग लॉन्च ऑफ इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम फॉर इंटरनेट बैंकिंग, जिसका एम है सॉरी एनहांस करना एफिशिएंसी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में जो डिजिटल पेमेंट्स का सिस्टम है, जो डिजिटल पेमेंट्स की एफिशिएंसी है, उन्हें एनहांस करने के लिए एक क्या कर रहा है, इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट सिस्टम, इंटरनेट बैंकिंग के लिए रिसेंटली शक्तिकांत दास जी के द्वारा अनाउंस किया गया है। अगर हम बात करते हैं एनपीसीआई, कमेंट सेक्शन में आप सारे के सारे स्टूडेंट इसका फुल फॉर्म लिखेंगे। एनपीसीआई रिलेटेड टू बैंकिंग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मुझे सारे के सारे स्टूडेंट का कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, क्योंकि ये इतना इजी है इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा है। एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड ने ऑथराइज किया या इनको ऑथराइज किया गया है आरबीआई के द्वारा, ताकि ये नेट बैंकिंग पेमेंट सिस्टम जो है वो लॉन्च कर सके। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिसेंटली पेमेंट सिस्टम लॉन्च हो रहा है, जो डिजिटल पेमेंट सर्विस को और इनहैंस करने के लिए लॉन्च हो रहा है, वो किसके द्वारा या वो किसको दिया गया है, या उसका टेंडर किसे दिया गया है, या कौन उसको ऑथराइज कर रहा है। तो एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड जो है वो इसको ऑथराइज कर रही है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है। नेक्स्ट न्यूज है 30 बैंक्स ने ज्वाइन किया आरबीआई का उद्गम पोर्टल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उद्गम पोर्टल, उद्गम का फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। यहां पर अगर देखोगे तो ये इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इट इज अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। एक नया तरीके का पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। क्लेम्ड वर्ड ही है यहाँ पर, समझ में आ रहा है किस चीज के लिए है। तो आरबीआई के द्वारा 30 बैंक्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिसेंटली जो उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि डिजाइन किया गया है इंडिविजुअल्स के लिए, ताकि वो अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स और अकाउंट्स को सर्च कर सके। यानी आपका अनक्लेम्ड कोई भी डिपॉजिट है, कोई भी अकाउंट है जो काफी समय से डोमेंट चल रहा है, उसे दोबारा से एक्टिव करने के लिए, दोबारा से रीगेन करने के लिए ये उद्गम पोर्टल डिजाइन किया गया है। और इसको रिसेंटली इसमें 30 बैंक्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस मकसद ये है कि एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म जो है वो यूजर्स को देना, ताकि वो एक्सेस कर सके इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो उनके डिपॉजिट, जो काफी सालों से उन अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़ा हुआ है डिफरेंट मल्टीपल बैंक्स में, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे क्लेम करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है, दैट इज उद्गम पोर्टल। एंड हाउ मेनी बैंक्स आर पार्टिसिपेटिंग इन इट, तो 30 बैंक्स आर पार्टिसिपेटिंग इन इट, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें अभी तक 90% ऑफ द अनक्लेम्ड डिपॉजिट वैल्यू टर्म में कवर करने की कोशिश
करी जाएगी। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उद्गान पोर्टल का फुल फॉर्म। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कितने बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ऑब्वियसली कौन लॉन्च कर रहा है? तो यू ऑल नो, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इनॉग्रेट किया एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर। ठीक है, कहाँ इनॉग्रेट किया था? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो इनॉग्रेट किया गया गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी गुजरात में है, सब जानते हैं। गिफ्ट का फुल फॉर्म गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो गिफ्ट सिटी में एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। एक वर्चुअल सेरेमनी ने उनको जो है रिसेंटली एलआईसी के चेयरमैन से क्या मिला है? उनको रिसेंटली एलआईसी के चेयरमैन से 2441.44 करोड़ का इंटरिम डिविडेंड चेक मिला है, जिससे ये साबित होता है कि ये इंश्योरेंस कंपनी का क्या है, एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। बिकॉज एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप सब जानते हैं गवर्नमेंट का उसमें स्टेक है, गवर्नमेंट का उसमें शेयर है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का क्योंकि उसमें शेयर है तो जाहिर सी बात है जो भी डिविडेंड बटता है उसमें गवर्नमेंट का हिस्सा भी होता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से वो हिस्से को लेने वाली कौन रही है? निर्मला सीतारमन रही है। अच्छा, इतना लिया है तो लगभग 2441.44 करोड़ का इंटरिम डिविडेंड का चेक रिसीव किया है निर्मला सीतारमन ने। ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है कि एलआईसी करेंटली एक काफी बेहतर पोजीशन पर स्टैंड कर रही है। अगेन यहाँ कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, एलआईसी, एलआईसी की फॉर्मेशन, फाउंडेड यानी स्थापना कब करी गई और इसका हेडक्वार्टर कब है, कहां पर है? ठीक है, तो अभी तक 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। एनपीसीआई का फुल फॉर्म, नेक्स्ट एलआईसी की स्थापना और एलआईसी का हेडक्वार्टर आप सारे स्टूडेंट को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्लियर है? डन है? नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए क्या है? न्यूज ध्यान से देखिएगा। स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रिसेंटली लॉन्च किया गया है। बिजनेस से रिलेटेड न्यूज है। तो सेबी किसके द्वारा रिसेंटली ये लॉन्च किया गया है, या किसने अमेंड किया है रिसेंटली, आपको पता होना चाहिए। तो इट इज अमेंडेड बाय सेबी। तो सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अमेंड किया है आरईआईटी रेगुलेशन ऑफ 2014, जिसमें उन्होंने आउटलाइन किया है प्रोविजन कि वो कैसे स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SMREIT और माइक्रो REIT कहते हैं। ठीक है, तो क्या है REIT? क्या है REIT? इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो माइक्रो REIT या फिर SM यानी स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के एस्टैब्लिशमेंट के लिए रिसेंटली सेबी ने अमेंडमेंट्स करी है, गाइडलाइंस लॉन्च करी है। अब इस ट्रस्ट के बारे में यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी है। ये ट्रस्ट क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे, these are specialized real estate investment trusts that differs from the conventional REITs in their scale and focus to regulate the fractional ownership industry and safeguard investor interest, incorporating both commercial and residential properties within the new framework। यानी कोई भी तरीके की रेसिडेंशियल या फिर कोई भी तरीके की कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज का फ्रेमवर्क डिफाइन होता है इन रीट्स में, जिनको हम माइक्रो एंड एसएम रीट्स भी कहते हैं, जो कि नॉर्मल रियल एस्टेट फ्रेमवर्क से क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो रिसेंटली इनका जो फ्रेमवर्क, जो इनकी गाइडलाइंस है, उन्हीं में चेंजेस करे गए हैं। किसके द्वारा ये चेंजेस डिफाइन करे गए हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के द्वारा।
क्लियर है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन साइज इस स्कीम का 10 लाख होता है, यानी अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी इस स्कीम के अंदर लिस्ट करनी है तो उसका यूनिट साइज मिनिमम कितना है? 10 लाख, और ट्रीट करा जाएगा एज वन यूनिट। एस ट्रीट स्कीम रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 200 यूनिट होल्डर excluding the investment managers is related parties and associate। यानी इसके अंदर जो ग्रुपिंग होती है, जो एजेंसीज ग्रुप करते हैं, उनके पास मिनिमम 200 यूनिट्स ऑफ द रियल एस्टेट होनी चाहिए, जिसमें द मिनिमम वैल्यू पर यूनिट कितना होना चाहिए? 10 लाख। मिनिमम वैल्यू ज्यादा हो सकता है, मिनिमम 10 लाख का यूनिट होना चाहिए। अगर आपके पास इतना है तो यू कैन रजिस्टर्ड अंडर दिस स्कीम, जो कि है रीट स्कीम, जिसके अमेंडमेंट्स और फ्रेमवर्क्स जो है वो डिफाइन करे गए हैं सेबी के द्वारा। कन्वेंशन से अलग है, जाहिर सी बात है, इफ गवर्नमेंट के द्वारा इसे ऑथराइज किया जाएगा तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे चेंजेस डिफाइन होंगे, बहुत सारी चीजें अलग से डिफाइन होंगी, जो कि किसी भी तरीके के एक्सप्लॉइटेशन, किसी भी तरीके के फ्रॉड्स, इनसे जो है एक प्राइवेट इंडिविजुअल को बचाएगी। क्लियर है? ओके, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज़ क्या है? इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जनवरी 2024 के लिए रिलीज हुआ है, जिसमें लगभग जो ग्रोथ बताई गई है वो 3.8% की ग्रोथ बताई गई है। तो फर्स्ट लाइन जो है आपको पता होना चाहिए, आईआईपी किसके द्वारा जो है इंप्लीमेंट किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है वो इसे रिलीज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इकोनॉमी से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसने जनवरी 2024 के लिए कितना ग्रोथ प्रेडिक्ट किया है? तो ये ग्रोथ लगभग कितना है? 3.8% का ग्रोथ जो है वो बताया है। नेक्स्ट, आईआईपी क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये एक प्राइम इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फॉर द मेजरमेंट ऑफ द ट्रेंड्स इन द बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो जो बेस ईयर होता है, चूजन बेस ईयर, अगर हम बेस ईयर करंट आईआईपी का बात करते हैं तो वो 2011 से 12 है। बेस ईयर से अभी करंट सिचुएशन में आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या ग्रोथ आई है, क्या ग्रोथ देखी गई है, क्या उसका ट्रेंड चल रहा है, ग्रोथ हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है? इन ट्रेंड्स को बताने का काम करा जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। जाहिर सी बात है, अगर इंडस्ट्रीज ग्रो होंगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही होता है। तो इट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर एनी कंट्री। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेस ईयर 2011 से 12 है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। पब्लिश कौन करता है? सीएसओ। पब्लिश कौन करता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सॉरी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है इसे हर महीने कंपाइल करता है और पब्लिश करता है। हर महीने का अलग, जनवरी का रिलीज हो चुका है, फेब का फिर कुछ समय में रिलीज हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आपके लिए क्या है? नेक्स्ट न्यूज है, कोटक लाइफ इंट्रोड्यूसेस नॉन लिंक्ड पार प्रोडक्ट कोटक गेन। ठीक है, तो एक नई तरीके का प्रोडक्ट कोटक लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है कोटक गेन। कोटक गेन क्या है? ये एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट है, जो कि डिजाइन किया गया है ताकि इंडिविजुअल की नीड्स को हम केटर कर सके। जो लॉन्ग
सेविंग वो चाह रहे हैं या फिर किसी तरीके की एक स्टेडी इनकम अगर वो चाह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि उनके पास बराबर हर महीना कुछ इनकम आए या फिर बराबर उनके पास हर साल कुछ इनकम आए और एक स्टडी इनकम की नीड को केटर करने के लिए और एक लॉन्ग टर्म सेविंग की नीड्स को केटर करने के लिए रिसेंटली कोटक लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा एक नया तरीके का प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कोटक गेन। ठीक है, कोटक गेन का एम जो है वो एड्रेस करना है फाइनेंशियल नीड डिफरेंट कस्टमर की, ताकि उनकी एक इनकम भी हो सके, साथ ही साथ जो है उनका एक जो है एश्योरिटी और प्रोटेक्शन भी हो सके उनके लव्ड वंस का यानी ऑल ओवर फैमिली का। क्लियर है? डन है? सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में हमेशा एक्टिव रहा करो। देखो, कमेंट सेक्शन में अगर आप एक्टिव रहते हो ना तो हमें ये समझ में आता है कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछा करो, क्योंकि कमेंट सेक्शन यूजुअली मैं देखा करती हूँ हमेशा जब भी ये सेशन प्रीमियर होता है। कमेंट पे आप जो भी डाउट पूछोगे आपके डाउट्स की क्वेरी हमेशा सॉल्व होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज़ क्या है? किंचर या फिर किंचर एक्वायर करा है ऑडेसिटी और लॉन्च किया है लर्न वेंटेज प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो एकेंचर जो कि एक ग्लोबल लीडर है टेक्नोलॉजिकल कंसल्टिंग और सर्विस का, उसने अपनी रिसेंटली एक नया स्ट्रैटेजिक स्टेप अनवील किया है और उसने ऑडेसिटी को क्या किया है? एक्वायर किया है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है और इससे इन्होंने कैलिफोर्निया बेस्ड टेक प्लेटफॉर्म ऑडेसिटी का एक्विजिशन कर लिया है। ठीक है, ऑडेसिटी इज अ वेरी फेमस एडटेक प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप सब जानते हैं ये कैलिफोर्निया बेस्ड एडटेक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर था। ठीक है, इसको किसने हायर कर दिया है? एकेंचर ने हायर कर दिया है। अगर हम बात करते हैं एकेंचर की तो इसका हेडक्वार्टर डब्लिन आयरलैंड में है। नेक्स्ट अगर हम इसकी स्थापना कर बात करते हैं 1989 में इट वाज एस्टैब्लिश हैमिल्टन बर्मुडा में इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये कितने बिलियन का इन्वेस्टमेंट है या कितने बिलियन में ये इन दोनों के बीच में डील हुई है? तो $1 बिलियन में इन दोनों के बीच में डील करी गई है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज़ क्या है? इन्फीबीम एवेन्यूज ने सिक्योर किया आरबीआई का ऑथराइजेशन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस का। तो इन्फीबीम एवेन्यूज इन्होंने एक डेफिनेटिव नोड आरबीआई से रिसीव किया है और ये अपना पेमेंट एग्रीगेटर जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। यानी एक नया तरीके का डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च हुआ है रिसेंटली और इसको लॉन्च करने वाली कंपनी कौन है? इन्फीबीम एवेन्यूज। और ये पेमेंट एग्रीगेटर ऑथराइज किसके द्वारा किया गया है? आरबीआई के द्वारा ऑथराइज किया गया है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया पेमेंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क 2020 मार्च 2020 में और उसके बाद इन्होंने मैंडेट किया पेमेंट गेटवेज को कि उन्हें एक एग्रीगेटर लाइसेंस जो है वो जरूरी है लेना। जाहिर सी बात है, अब पेमेंट सिस्टम को क्या करना है? सेंट्रलाइज करना है, पेमेंट सिस्टम को सही करना है, पेमेंट सिस्टम में पकड़ बनानी है, तो लाइसेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है और इसी लाइसेंस को मेंटेन करने के लिए आरबीआई ने ये ऑर्डर निकाला था। तो रिसेंटली किसने? इन्फीबीम एवेन्यूज ने ये पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस जो है वो रिसीव किया है। किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई से। ओके, नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज है। इंडियन ऑयल प्रोड्यूस करा है फॉर्मूला वन फ्यूल इंडिया में। तो एक बड़ा और सिग्निफिकेंट स्टेप रिसेंटली हमारी इकोनॉमी में देखा गया है और वो स्टेप क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि नेशन की प्रीमियम ऑयल फर्म है, इन्होंने मोटर स्पोर्ट इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनराइज किया है और इन्होंने एक फ्यूल टेलर्ड फॉर एड्रेनालाइन पंपिंग फॉर्मूला वन रेसिंग जो है शुरू किया। यानी एक नया तरीके का फ्यूल स्पेशली फॉर मोटर स्पोर्ट्स इन इंडिया लॉन्च किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा।
IOL की अगर हम बात करते हैं, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1959। 1959 में इसकी स्थापना करी गई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मुंबई में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी मौजूद है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है, रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। स्थापना 1959 में करी गई। तो एक नया तरीके का फॉर्मूला वन जो है फ्यूल जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि रिवॉल्यूशनराइज करा जा सके मोटर स्पोर्ट मार्केट को हमारे इंडिया में। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज़ क्या है? आरबीआई क्रैकिंग डाउन ऑन P2P क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। पीयर टू पीयर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन को क्रैक डाउन कर रही है रिसेंटली आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटेंसिफाई किया है अपना ओवरसाइट। पीयर टू पीयर क्रेडिट कार्ड पेमेंट सिस्टम जो कि थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा फैसिलिटेट करी जाती है। ये फॉलो करता है द डिस्कवरी ऑफ रिटेल कंज्यूमर यूटिलाइजिंग क्रेडिट कार्ड फॉर रेंट एंड ट्यूशन फी पेमेंट थ्रू थर्ड पार्टी एप्स प्रमोटिंग रेगुलेटरी एक्शन। क्रेडिट कार्ड जब तुम लोग यूज करते हो ना, क्रेडिट कार्ड यूज करने में बहुत सारे जो है रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आरबीआई के द्वारा डिफाइन करे जाते हैं। लेकिन बिकॉज वी आर इंडियंस, तो हम हमेशा कुछ बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। हमेशा कुछ न कुछ देखकर उसमें क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करके कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेते हैं, जिसको हम इंडिया में क्या कहते हैं, जुगाड़। पीयर टू पीयर अक्सर तो देखा गया है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ट्यूशन कार्ड फीस में देने के लिए या फिर इस तरीके के पेमेंट के लिए कैश निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि मना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसीलिए उन्होंने इंटेंसिफाई किया है अपना पी टू पी क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को और सर्च जारी करी है। इसमें ज्यादा उन्होंने रोक लगाने की कोशिश करी है, यानी आरबीआई रिसेंटली क्रैक डाउन कर रहा है पी टू पी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में। तो इन केस अगर यू आर इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन जो कि अनऑथराइज्ड है आरबीआई के द्वारा, अगर अभी तक तुम लोग पकड़े नहीं जा रहे थे, तो रिसेंटली ये ज्यादा जो है न्यूज में आ चुका है और इसीलिए रिसेंटली इसमें आरबीआई ने सख्तियां भी ज्यादा करती है। ठीक है? ओके है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? आदित्य बिरला कैपिटल, आदित्य बिरला फाइनेंस ने अनाउंस किया है कि स्कीम की वो एमैल्गमेशन यानी जोड़ रहे हैं, एमैल्गमेट कर रहे हैं creation of large NBFC. NBFC is non-banking financial companies. तो आदित्य बिरला का डिसीजन हुआ है कि वो मर्ज कर रहे हैं अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी आदित्य बिरला फाइनेंस, एंड वो जो है रिशेप कर रहे हैं एनबीएफसी लैंडस्केप को इंडिया में। बोर्ड ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल अप्रूवल दे चुका है इस मर्जर की 11 मार्च को, और इस पे रेगुलेटरी अप्रूवल जो है वो रिसेंटली दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आदित्य बिरला ने अपना नया तरीके का स्ट्रैटेजी लॉन्च करी है और उन्होंने अपनी सब्सिडरी आदित्य बिरला फाइनेंस को क्या करा है, अमेलगमेट कर रहे हैं अपने अंदर और एनबीएफसीज का कल्चर रिवैप करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे इंडिया में। एनबीएफसी इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अगर तुम सब ने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा मेरा, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने कंप्लीट डिफाइन करा है कि हाउ एनबीएफसीज आर डिफरेंट फ्रॉम बैंक। अगर आपने बैंकिंग अवेयरनेस का फर्स्ट थ्योरी सेशन नहीं देखा है, तो लेक्चर 1 जरूर से देख लेना, ताकि आप लोगों को एक क्लियर आइडिया हो जाए व्हाट इज एनबीएफसी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर बैंक। ठीक है? ओके। नेक्स्ट हमारे लिए है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 5.09% पे करेंटली है फरवरी 2024 में। रिटेल इन्फ्लेशन अगर भारत में देखा जाए तो इसने डिक्लाइन देखा है, 4 मंथ लो में पहुंचा है, यानी अभी तक का 4 महीने का सबसे लो है, जो कि 5.09% है, रिमेनिंग वेल विद इन आरबीआई कंफर्ट जोन जो कि 6% का है। तो आरबीआई का एक कंफर्ट जोन है रिटेल इन्फ्लेशन का जो कि 6% है, तो उसके बिलो है 5.09%, जो कि एक बेहतरीन कंडीशन मानी जा रही है फॉर इंडिया। 4 मंथ का लो है इस समय रिटेल इन्फ्लेशन हमारे भारत का। ठीक है? ओके।
डन है, समझ में आ रहा है? कूल। नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज़ क्या है? सिडबी। सिडबी को मिलने वाला है $24.5 मिलियन किससे? जेसीएफ से, अवाना फंड के तहत। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने सिक्योर किया है $24.5 मिलियन ग्रीन क्लाइमेट फंड, जेसीएफ इज ग्रीन क्लाइमेट फंड से, ताकि इनॉग्रल एंकर्ड प्रोजेक्ट अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड जो है वो करा जा सके। $120 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है, जिसके लिए फंडिंग सिडबी को लगभग $24.5 मिलियन की मिल चुकी है। सिडबी की अगर हम बात करते हैं, फुल फॉर्म तो सभी जानते हैं, यहाँ पर लिखा है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना 1990 में करी गई। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। अगर इसकी सब्सिडीज देखे जाए तो मुद्रा बैंक, ठीक है, मुद्रा बैंक सभी जानते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की योजना के तहत मुद्रा बैंक का इंट्रोडक्शन किया गया था। मुद्रा बैंक नॉर्थ इंडिया टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, सिडबी ट्रस्टी कंपनीज लिमिटेड, ये सब इसका क्या है? सब्सिडरी है। सिडबी का हेडक्वार्टर अक्सर पूछा जाता है लखनऊ। इसकी स्थापना 1990 में करी गई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है द मर्जर ऑफ द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी और जो है गैराजप्रेन्योर इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड विद द नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो मर्जर जो है वो रिसेंटली किसका किसका किया गया है? मर्जर किया गया है गैराजप्रेन्योर इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड का नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। यहां पर ट्रांजैक्शन में जेआईपीएल का और उसकी जितनी भी सब्सिडीज है वो सब जो है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर मर्ज होगी। तो रिसेंटली ये मर्जर जो है वो अप्रूव किया गया है सीसीआई के द्वारा। सीसीआई का फुल फॉर्म कंपटीशन कमीशन फॉर इंडिया है। क्लियर? डन? इतना समझ में आ गया? यस और नो? ओके, चलो नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? आरबीआई ने डायरेक्ट किया है फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक को, ताकि वो न्यू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स का इशुएंस जो है वो स्टॉप कर सके। क्रेडिट कार्ड का इशुएंस अक्सर बैंक जो है वो देते हैं अपने कस्टमर को टू ल्योर देम, ठीक है। इजी क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उनके बैंक्स में अकाउंट खुलवा सके। तो आरबीआई ने स्ट्रिक्ट करी है पॉलिसी और आरबीआई ने नोटिस जारी किया है फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक को, और उन्हें ये डायरेक्शन दी है कि वो रोक दे नए क्रेडिट कार्ड के इशुएंस को। उसको रोकने के लिए रिसेंटली ये दिया गया है। दोनों फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक ने एश्योर किया है कि वो कंटिन्यू करेंगे क्रेडिट कार्ड ऑफर करने के लिए न्यू और एग्जिस्टिंग कस्टमर को नॉन को ब्रांडेड सेगमेंट में, ठीक है। तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए मना किया गया है, नॉन को ब्रांडेड कस्टमर को क्रेडिट कार्ड ऑफर करेंगे। नॉन को ब्रांडेड कैटेगरी में न्यू कस्टमर और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ये दोनों ब्रांड क्रेडिट कार्ड ऑफर करेंगे, ये उन्होंने कहा है। लेकिन आरबीआई ने जो डायरेक्शन दिया है, जाहिर सी बात है उससे उनको रोक लगानी पड़ी। फेडरल बैंक हेडक्वार्टर एलुवा में इसका हेडक्वार्टर है, और अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना 1931 में इसकी स्थापना हुई फेडरल बैंक की। साउथ इंडियन बैंक हेडक्वार्टर थ्रिसुर में है और स्थापना 1929 में करी गई, ठीक है। बैंक वाले बच्चे बैंकिंग अवेयरनेस की जितना भी स्पेशली जो बैंक का एग्जाम देने बच्चे जाते हैं, आप सब जानते हैं बैंकों का स्टैब्लिशमेंट और उसका हेडक्वार्टर बेहद इंपॉर्टेंट होता है, जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, हमारे लिए लास्ट न्यूज है, यस आई गेस ये लास्ट न्यूज है। आरबीआई ने इंपोज किया है पेनल्टीज बैंक ऑफ इंडिया और बंधन बैंक में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये दोनों बैंक पे लगभग 1.4 करोड़ का क्या पेनल्टी इशू किया है नॉन कंप्लायंस विद द सर्टेन डायरेक्शन, जो कि सेंट्रल बैंक। भाई आरबीआई ने बहुत सारे कुछ डायरेक्शन दे रखे होंगे जिनका ना पूरा होने की वजह से लगभग 1.4 करोड़ की पेनल्टी बैंक ऑफ इंडिया और बंधन बैंक में आरबीआई के द्वारा इम्पोज करी गई है। आरबीआई ने इम्पोज किया है एक मॉनेटरी पेनल्टी 29.5 लाख की बंधन बैंक में और सॉरी
बैंक ऑफ इंडिया में 1.4 करोड़ की, बैंक ऑफ इंडिया में 1.4 करोड़ की और बंधन बैंक में 29.5 लाख की मॉनेटरी पेनल्टी जो है वो आरबीआई के द्वारा इम्पोज करी गई है। बैंक ऑफ इंडिया 1906 में बना, हेडक्वार्टर मुंबई में है। बंधन बैंक हेडक्वार्टर कोलकाता में है और एस्टैब्लिशमेंट 2001 में किया गया। क्लियर है? डन है? ओके, तो गाइस ये थी हमारी आज की क्लास। सारे वीक के आपके इंपॉर्टेंट बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड मैंने करंट अफेयर कवर करे हैं। एवरी संडे 7 पीएम आप सब के लिए मैं ये वीकली करंट अफेयर का सेशन लेकर आती हूँ एंड बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन वीक में 2 बार लगता है। वो लगता है ट्यूसडे और थर्सडे को 7 पीएम। तो इन केस अगर आप लोगों को टाइमिंग याद नहीं है, प्लीज याद कर लो। एंड आप सब जानते हो मेरा नाम आफरीन उस्मत है और अब तक आप सब अवेयर हो चुके हैं कि मैं आप सारे स्टूडेंट्स की बैंकिंग अवेयरनेस की एजुकेटर, ठीक है? ओके है? चलो, थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर एवरीवन। बाय बाय गाइस। टेक केयर बेटा।